Hello everyone, a very good morning to you all. Welcome to the Swami Vivekananda Institute. As you know about myself is Nistha Kumari Singh and last time we are discussing about the realism. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रियलिज्म के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसकी ओरिजिन और जो एनटीए के सिलेबस से सूट करती है उसमें रियलिज्म हमें कैसे पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर क्लास देख सकते हैं। प्लस में मैंने ये भी बताया था कि व्हाट्स द अप्रोच टू गो थ्रू द थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सो थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाउ टू प्रिपेयर को कवर अप करते हुए, फिर उसके बाद सिलेबस को डिस्कस करते हुए और आगे जाते हुए PYQ को ध्यान में रख करके हम कुछ बेसिक्स देखेंगे और देख चुके हैं। और उसके बाद हम ओरिजिन को हमने कल ही कवर किया था कि कैसे ये थियरी जो है ना हमारे ओरिजिन में आया। और फिर उसके बाद रियलिज्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ऑफशूट को हमने कल देखा था और रियलिज्म के मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन इम्पॉर्टेंट्स धारणाएं वो हमने कल कवर अप की थी। साथ ही साथ देयर इज द डिबेट अबाउट द रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट पावर जो कि हमने कल शॉर्ट में देखा था। और जब रिलेटिव न्यू लिबरलिज्म आएगा तो हम इसको और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फिर कल हमने क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बात की थी जिसमें हमने मॉर्गेनथाउ के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल के बारे में। So this is all about what we covered in the background. जिन्होंने भी इन लेक्चर को नहीं देखा है प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर एंड यू विल गेट अ जस्ट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आप पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 5 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे कवर अप करेंगे। उसमें कुछ आपको स्ट्रेटजी, कुछ बेसिक बुक्स, कुछ अपने नए नए ट्रिक्स और कुछ थियरी को स्टार्ट करने के लिए बेसिक जो नॉलेज होती है उसके बारे में आपको बताया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे रियलिज्म्स के और भी बहुत सारे ब्रांचेज। जैसे क्लासिकल रियलिज्म जनरली हम इस तरीके से पढ़ते हैं, बट अगर हम उसके अंदर जाएं, जो जिस तरह से एनटीए हमें क्वेश्चन पूछती है, तो आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके आपको पता चलेगा कि दे जनरली आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू Morgenthau 6 principle. So in this lecture we are going to cover the 6 principle of Morgenthau जो कि आपको रियलिज्म की एक बेसिक फाउंडेशन बताएगी। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इसलिए मैं एंड ऑफ द लेक्चर में मैंने PYQ को ऐड करा है। जब हम उसको डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है खुद में। सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट एंड बी विथ मी in next few minutes we will going to cover up the Morgenthau 6 principle. But before coming to this classical realism we are going to move to the फाउंडेशन ऑफ मॉर्गेनथाउ 6 प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि बिना मॉर्गेनथाउ 6 प्रिंसिपल पढ़े हुए आपको क्लासिकल रियलिज्म और रियलिज्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। सो मॉर्गेनथाउ ने जब रियलिज्म यानी कि माना जाता है कि क्लासिकल रियलिज्म की जिन्होंने ह्यूमन नेचर को स्ट्रेस देते हुए रियलिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की बात की थी, वो थे हमारे मॉर्गेनथाउ भाई साहब। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन। हर बार ये एनटीए में पूछा गया है और ये पूछा गया है कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में, कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए। सो प्लीज कीप इन माइंड जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी बुक्स आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल के बारे में। एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 4 प्रिंसिपल दिए होंगे, इसमें से कोई 3 प्रिंसिपल मॉर्गेनथाउ के होंगे और आपको फिगर आउट करना है कि कौन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर ये भी हो सकते हैं कि किसने मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि हम आगे और भी डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ वी लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो मॉर्गेनथाउ ने सबसे पहले जो प्रिंसिपल कही थी, उन्होंने कहा था ह्यूमन नेचर इज रेशनल, रीजन एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब भी हम थियरी की बात करते हैं, रियलिज्म की थियरी की बात करते हैं, तो ह्यूमन नेचर जो है ना वो सेंटर होता है क्लासिकल रियलिज्म की। और वो कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा होता है, रेशनल होता है, कि they do whatever they do they that is based upon fact, they know good good and bad about their self। reason which is based upon the reason, कि जो भी वो काम करते हैं, जो भी स्टेप करते हैं नेशनल एक्टर, वो किसी लॉजिक पे बेस्ड होती है। आई मीन ऐसा नहीं होता है कि दैट्स इज बेस्ड अपॉन द मोरालिटी, भावनाओं में बह के वो कुछ काम नहीं करते। दैट्स बेस्ड अपॉन द रेशनल, रीजनल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए उनके थॉट्स में, फैक्ट्स के बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्टिव हो। जैसे मान
ऐसा होता है ना कि जैसे ये भी सही है वो भी सही है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है जिसमें हम हर किसी के व्यूज़ को कंसिडर कर देते हैं। बट ऑब्जेक्टिविटी, यूनिवर्सैलिटी, ये जनरली आपको रियलिज्म में देखने को मिलेगा। तो रियलिज्म के फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। और ये ह्यूमन कैसा होना चाहिए? ये ह्यूमन होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि फैक्ट्स की बात करे। और ये कैसा होना चाहिए ह्यूमन? ये रैशनल होने चाहिए, यानी कि ही नो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग ही इज डूइंग, एंड ऑल्सो दैट्स बेस्ड अपॉन द रीजन। I mean, whatever he is doing, he know what's the reason, what's the positive and negative about that, what's the further and future impact of that, and he or she have the logic and further justification about that. So ऐसा नहीं आया कि आज भावनाओं में कुछ आया और उन्होंने there is a no place of the abstract feeling, no place of the ethics, no place of the morality. Please keep in the point कि यहाँ पे मोरालिटी जो है ना उसको निगेट कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। और एनटीए बार बार पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मॉर्गेनथाउ सिक्स प्रिंसिपल, जिसमें कभी कभी मोरालिटी को प्लेस दिया जाता है। आपको उसमें मोरालिटी जैसे ही देखना है, आपको उसका कहना है इट्स नॉट अ मॉर्गेनथाउ, ठीक है। ह्यूमन नेचर द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल इज द इंटरेस्ट। I mean, whatever the nation is doing, it's based upon the interest. यानी कि नेशन जो भी करता है उसकी एक इंटरेस्ट होती है। और कोई भी नेशन, चाहे वो पावर मैक्सिमाइजर हो या पावर, जैसे आप ऑफशूट में जाओगे नियो रियलिज्म में, वहाँ पे केनेथ वॉल्ट ने कहा कि स्टेट क्या होते हैं? पावर मैक्सिमाइजर होते हैं। जबकि मीयर साइमर ने कहा है, सॉरी, वॉल्ट ने कहा है कि वो सिक्योरिटी के लिए करते हैं। वॉल्ट ने कहा कि स्टेट्स कैसा होता है? सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होता है। जबकि मीयर साइमर ने क्या कहा कि इट्स नॉट अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, इट्स अ पावर दैट द स्टेट वांट टू कैप्चर मोर एंड मोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉर्गेनथाउ भाई साहब ने कहा कि इंटरेस्ट जो स्टेट होता है वो उनकी एक खास इंटरेस्ट होती है। और वो इंटरेस्ट कैसा होता है? उनका जो इंटरेस्ट होता है वो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना होता है। तो कोई भी स्टेट, चाहे आप, मेरा फेमस एग्जांपल आप देखो, जब आप करंट के इवेंट को देखो, करंट इंटरनेशनल रिलेशन को देखो, तो वो आप देखो रसिया यूक्रेन वॉर, या फिर आप चाइना को देखो, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है। सो वट एवर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज बेस्ड अपॉन टू गेन मोर एंड मोर पावर, एंड दीज पावर इज फ्री फ्रॉम एथिक्स, रिलीजन एंड मोरालिटी। यहाँ पे मोरालिटी, एथिक्स का कोई रोल नहीं है। और इन सब कमियों को देखते हुए यहाँ पे आ जाती है हमारी एन टिकनर। और प्लीज आप इन नोट डाउन करो, क्योंकि एनटीए ने अभी पूछा है क्वेश्चन कि हु इज द फेमिनिस्ट थिंकर हु क्रिटिसाइज द मॉर्गेनथाउ सिक्स प्रिंसिपल। और जब आप एथिक्स, मोरालिटी, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब जो है ना, कुछ उनके निगेटिव पॉइंट्स है जो उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। इस पे ना सवाल उठाया है फेमिनिस्ट थिंकर ने कि ऐसा नहीं है कि हर जो फैक्ट्स, यूनिवर्सैलिटी, ये सब जो है ये सब हर लोगों पे अप्लाई होगा। और इसी को लेकर के फेमिनिस्ट में डिबेट होता है और उसकी क्रिटिसिज्म को पॉइंट आउट करती है एन टिकनर। नाउ व्हेन वी कम टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द मॉर्गेनथाउ, इट्स टॉक अबाउट द पावर। ये जो पावर होता है फ्री फ्रॉम मॉरलिटी होती है, प्लस ये जो होता है ना ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है और यूनिवर्सल होता है। आई मीन देयर इज नो प्लेस ऑफ द सब्जेक्टिविटी। मुझे पावर कैप्चर करना है तो करना है, दैट्स इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, एंड दीज फैक्ट्स अप्लाई ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें साउथ एशिया का कोई रोल नहीं है, इसमें अफ्रीका का कोई से नहीं है। वट एवर सेइंग द हेजमोन पावर, यानी कि जो बड़े बड़े कंट्रीज कहते हैं वो इक्वली अप्लाई होगा सब पे। सो इसकी बात करते हैं मॉर्गेनथाउ, और ये इनके थर्ड प्रिंसिपल में आता है। Now, coming to the next point, which is the next principle of the Morgenthau, which is basically talk about the tension of morality and politics. कहते हैं कि जो हमारी जो रियलिज्म है वो मोरालिटी से कोसों दूर है। जब आप यूरोपियन थियरी पढ़ोगे तो वहाँ पे कहते हैं कि पहले जो था ना वो चर्च जो था, जिसकी बात जो है ना मैकियावेली कहते हैं कि चर्च और जो स्टेट है ना उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है। और जिस बात को क्रिटिसाइज किया है मॉर्गेनथाउ ने कहा कि स्टेट जो है वो करप्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द
इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च ऑन द स्टेट, और इसीलिए उन्होंने चर्च को अलग और स्टेट को अलग करने की बात की गई है। तो और इसी बात को स्ट्रेस देकर इन्होंने कहा देयर इज अ टेंशन बिटवीन मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जो पॉलिटिक्स में की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोरालिटी जो है ना कोसों दूर रहती है, यानी कि वहाँ पे इथिक्स का कोई रोल नहीं होता है। देयर इज अ टेंशन, क्योंकि जब आप मोरालिटी को ध्यान में रखकर कोई भी काम करोगे तो आप अपने सिटीजन के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे, और इसीलिए हमें मोरालिटी को निगेट करना होगा, ये रियलिज्म का मानना है। जब हम मॉर्गेनथाउ के फिफ्थ प्रिंसिपल को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मोरालिटी डज नॉट गवर्न द यूनिवर्स। आई मीन कि अगर आपको यूनिवर्स, अगर आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कुछ भी करना है तो आपको क्या करना है, मोरालिटी को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको मोरालिटी से अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, तभी आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे सरवाइव कर सकोगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि देयर इज अ 3S। अच्छा, आगे पढ़ने वाले हैं हम कि रियलिज्म क्या करता है, 3 चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस करता है, 3S। ये 3S पे बात करता है। पहला एस्टेटिज्म, यानी कि कोई भी स्टेट है उसकी जो टेरिटरी, उसकी बाउंड्री, उसकी सॉवरेंटी, दैट्स इम्पॉर्टेंट, और हर स्टेट क्या कहता है, इसको सिक्योर करना चाहता है। तो एस्टेटिज्म इज द मेन इंटरेस्ट। सर्वाइवल, हर स्टेट क्या करना चाहता है, सर्वाइवल, अपनी जो अस्तित्व है उसको बचाए रखना चाहता है, और इसी को कहते हैं सर्वाइवल। जैसे कि आपने डार्विन में पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि जो हु इज द मोर पावरफुल विल गोइंग टू सर्वाइव इन द अनार्कियल वर्ल्ड। रियलिज्म ने क्या कही कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका नेचर कैसा है, अनार्कियल, और हमें क्या करना है, अपने इंटरेस्ट को रख के सर्वाइव करना है यहाँ पे। तो सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कम अंडर द 3 इंटरेस्ट ऑफ द रियलिज्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प, यानी कि आपको बचाने के लिए, अगर कल आप पे वॉर हो जाता है तो आपको बचाने के लिए कोई बाहर का पावर नहीं आएगा, आपको खुद से अपनी हेल्प करनी होगी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प। और यहीं पे आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिलेमा, जिसके अंडर हम न्यूक्लियर पावर को और गेन करना चाहते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई भी स्टेट क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और इसकी वजह से वो अपना डिफेंसिव पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब एक की सिक्योरिटी बढ़ती है तो दूसरे के लिए वो इनसिक्योरिटी हो जाता है, और इससे क्या होता है, दुविधा क्रिएट होता है एक एक्टर से दूसरे एक्टर में, और इसी को कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। तो और इसी के लिए सर्वाइवल, स्टैटिज्म और सेल्फ हेल्प के लिए स्टेट क्या करता है, अपने डिफेंस को मजबूत करता है, और जैसे जैसे ये डिफेंस, एक की डिफेंस बढ़ती है तो दूसरे को क्या होती है, दूसरे को लगता है कि दे आर गोइंग टू अटैक। जैसे मान लो कि आज अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव द न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज देयर वी कैन एक्सप्लेन दिस फेनोमेना विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिक्योरिटी डिलेमा। देयर इज अ डिलेमा दैट्स somehow and कभी भी कुछ हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर को पोजेस करना चाहिए। तो ये जो डिलेमा जो होती है ना वो बनते रहती है, और इसी को समझने के लिए रियलिज्म ने कहा कि देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी स्टेट्स हैव अ सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट एंड दैट्स व्हाई एवरी स्टेट वांट टू स्ट्रेंथन हिज डिफेंस सिस्टम। और इसी के वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। नाउ जब हम 3S की बात करते हैं, वी जस्ट कम बैक टू द मॉर्गेनथाउ प्रिंसिपल, टेंशन ऑफ मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स वी डिड। मोरालिटी डज नॉट गवर्न द यूनिवर्स, यानी कि जो हमारी मोरालिटी, जब हम इथिक्स की बात करते हैं, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, तो इसमें यूनिवर्स जो होता है ना, उसमें आप कभी भी यूनिवर्सली इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट को और सिक्योर करना है, हमें 3S को ऑक्यूपाई करना है, हमें स्टैटिज्म, सेल्फ हेल्प, सर्वाइवल, ये सब लाना है। और ये कभी जो होता है ना, आप यूनिवर्सली, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट जो होता है ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट से मैच करेगा, या फिर पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाइना के इंटरेस्ट से मैच करेगा। तो कभी भी आपका जो मोरालिटी जो है ना, आप मोरालिटी के वे में चलोगे ना, तो आप कभी यूनिवर्सली इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको इंडिविजुअली अपने इंटरेस्ट को अचीव करना होगा। मोरालिटी डज नॉट गवर्न द यूनिवर्स, यू हैव टू बी इमोरल to govern the universe. And when we come to the last principle, political sphere autonomous from other,
ऑफ कोर्स अगर आपकी पॉलिटिकल स्फीयर है, यानी कि ये, वेट अ सेकेंड, अगर जब हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स आप ध्यान में रखिए मैकियावेली को। मैकियावेली इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रियलिस्ट थिंकर, और उन्होंने पहली बार बात की थी स्टेट को चर्च से सेपरेट करने की। कहते हैं कि अगर आपको पॉलिटिकली, ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकली रूल करना है, गवर्न करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो स्टेट है यानी कि पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स को ना आपको रिलीजन से क्या करना है, सेपरेट करना है। रिलीजन का कोई प्लेस नहीं है। उसी तरह से अदर स्फीयर, जैसे कि और भी स्फीयर जैसे कि पॉलिटिक्स, फैमिली, और भी जितने भी स्फीयर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको क्या करना है, पॉलिटिक्स को सेपरेट करना है। पॉलिटिक्स एक खुद में ऑटोनोमस स्फीयर है और वो दूसरे स्फीयर से ओवरलैप नहीं करता है। बट आज अगर इसको हम देखें तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम अदर स्फीयर। वो पॉलिटिक्स, इसीलिए तो नए नए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आए, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, व्हाई दिस थिंग्स हैव कम, बिकॉज ताकि हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, और इस बात को मॉर्गेनथाउ ने कहा देयर इज पॉलिटिकल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्फीयर। सो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे मॉर्गेनथाउ के प्रिंसिपल को, आपको देखने को मिलेगा देयर इज a factual understanding, a scientific understanding, a problem solving understanding of the real world, but it is very difficult to apply these things to all over the country. And इसी बात को लेकर के जितने भी thinkers हैं, especially एन टिकनर ने ऑब्जेक्टिविटी जताई, उन्होंने ऑब्जेक्शन जताई, कहे कि एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट अप्लाइड टू मी। एंड आप इसके क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एनटीए की ये फेवरेट क्वेश्चन है मॉर्गेनथाउ से रिलेटेड। और जब हम पीवाईक्यू करेंगे लास्ट में, आपको रियलाइज होगा व्हाई दिस मॉर्गेनथाउ प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी कमिंग टू द रियलिज्म, वी डिस्कस अबाउट द क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म में मॉर्गेनथाउ को आपने पढ़ा। मॉर्गेनथाउ की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, और मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल। और भी जब आप आगे डेप्थ में जाओगे तो मॉर्गेनथाउ ने ना फॉरेन पॉलिसी में भी कुछ थियोरी दी है, और उस थियोरी को आपको डेप्थ में नहीं जानना है, बस आप जान लो, बस ये जान लो कि कौन कौन सी थियोरी है, कौन कौन से ऑब्जेक्शन, कौन कौन से आइडियोलॉजी है उनकी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी मैं आई विल बी स्टिक टू द रियलिज्म, बट प्लीज कीप इन माइंड देयर इज द थियोरी ऑन फॉरेन पॉलिसी विच इज गिवन बाय द मॉर्गेनथाउ, एंड दिस मे बी आस्क्ड इन द NTA exam, which we will cover in the PYQ. Don't worry about that. Just keep in mind. Now, after covering the classical realism, we are moving to the neo-realism. Neo-realism क्या? Realism यानी यथार्थवाद, neo मतलब नौ यथार्थवाद। नौ यथार्थवाद जो है ना, वो थोड़ा सा सुधार है यथार्थवाद में, यानी कि जो क्लासिकल थे उनमें सुधार है, थोड़ा सा नहीं, ए मेजर चेंज। क्योंकि जो रियलिज्म है, क्लासिकल रियलिज्म, वो बात करते हैं आपको ह्यूमन नेचर के बारे में, जबकि न्यू रियलिज्म जो है ना वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि हियर इज द स्ट्रक्चर, देयर इज सब यूनिट, सम ऑर्डर दैट मेक्स दिस स्ट्रक्चर पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो बात की है केनेथ वॉल्ज ने की है स्ट्रक्चरल रियलिज्म की। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिए जाएंगे और इसमें स्ट्रक्चर और ऑर्डर की बात की जाएगी। अब आपको पहचानना है कि ये किस रियलिज्म का टाइप है। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर, ऑर्डर, यूनिट, इन सब की बात केनेथ वॉल्ज ने की है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लस में क्वेश्चन में जाते हैं कि हु इज द बुक। आपको केनेथ वॉल्ज की बुक को ध्यान में रख करके सारे बुक, जरूरी नहीं है कि थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स ही पूछा जाए, आपको बहुत सारे बुक्स के नाम पता होने चाहिए। आई थिंक 2-3 बुक हैं जो आपको इजीली मिल जाएगा, और जो कि हम लास्ट सेक्शन में देखेंगे, विच इज द मेजर बुक्स ऑफ द केनेथ वॉल्ज। सो उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो क्या करता है, ऑफकोर्स स्ट्रक्चर और यूनिट की बात की, प्लस में उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट क्यों बिहेव करता है, क्योंकि स्टेट जो है वो क्या करता है, दे वांट टू मैक्सिमाइज द सिक्योरिटी एंड दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग इन दिस वे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर स्टेट क्या करना चाहता है, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करता है, और दैट्स व्हाई दे आर
डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और वट एवर यू आर सीइंग दैट रसिया यूक्रेन वॉर या फिर चाइना का कंपटीशन, वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है। और अगर आप देखोगे तो 3S प्रिंसिपल पे जाओ, जो जिस पे रियलिज्म जो होता है ना, वो स्ट्रेस देते हैं, कहते हैं कि 3S क्या करता है, हर स्टेट अपने टेरिटरी को, अपने सर्वाइवल को, अपने एग्जिस्टेंस को और अपने डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस को बनाए रखना चाहता है। और इसलिए हर स्टेट क्या करता है, पावर को, सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करता है। नाउ जब हम बात करते हैं न्यू रियलिज्म के, उसमें भी दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक तो आपको केनेथ वॉल्श के देखने को मिलेंगे जो कि डिफेंस, आप डिफेंड करते हो, अपनी सुरक्षा करते हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर की बात की गई है। और एक जो होते हैं वो है ऑफेंसिव, ऑफेंड, यानी कि आप क्या करते हो, आप आक्रामक रहते हो, ठीक है। और इसकी बात जो कही कि जरूरी नहीं है कि स्टेट क्या करता है, हमेशा जो होता है ना अपनी सुरक्षा करना चाहता है। स्टेट इज ऑल्सो इन द पोजिशन टू अटैक समवन। और इसकी बात आप इमेजिन कर सकते हो यूएस के बारे में। ऑफ कोर्स जॉन मियरसाइमर इज द थिंकर सो बिलोंग फ्रॉम यूएस, और वो कहते हैं कि स्टेट क्या करता है, जरूरी नहीं है कि स्टेट जो है वो हमेशा अपने आप को बचाते रहे, उसे क्या करना चाहिए, ही इज इक्विप्ड इनफ, ताकि वो जब कभी भी किसी उस पर खतरा आए तो अपने आप को क्या, अपने आप को डिफेंड कर सके। ये बात डिफेंसिव ने कही थी। उसमें के बाद ऑफेंसिव ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो बस सिक्योर रहे, उसे क्या करना चाहिए, दे आर गुड एनफ टू अटैक अदर। इफ ही थिंक्स दैट दिस वन इज नॉट बिहेविंग इन अ राइट वे, तो वो उसको क्या करेगा, अटैक भी कर सकता है। तो स्टेट शुड बी इन पोजीशन टू पावर मैक्सिमाइज, इतना उसके पास पावर होना चाहिए कि वो दूसरे को भी क्या कर सके, अटैक कर सके, और अपनी सॉवरेनिटी, अपने 3S प्रिंसिपल को वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके। और इस बात को न्यू रियलिज्म ने दो चीजों में समझाया, दो पार्ट्स में समझाया, एक होता है ऑफेंसिव और एक होता है डिफेंसिव। अब एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हैज रिटन द बुक, आई मीन अगर आप न्यू रियलिज्म में जो थिंकर्स, ऑफ कोर्स दिस थिंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, केनेथ वॉल्श एंड मियरसाइमर, हो सकता है आपको कल क्वेश्चन पूछ दे कि हु विच बुक इज रिटन बाय होम। प्लीज कीप इन माइंड कि ये एनडीए जो होता है ना, कि जनरली आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, इन सब में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट थिंकर है उनके नाम जो हो अच्छे से पता होना चाहिए। और डोंट वरी अबाउट दिस, लास्ट में हम जब फिर PYQ करेंगे तो हम इनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे आपको, ताकि आप अच्छे से कवर अप कर लो पूरे सिलेबस को विद द हेल्प ऑफ PYQ। नाउ जब ये न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट हुआ, यानी कि जब उन्होंने स्ट्रक्चरल यूनिट इन सब की बात की, तो उसमें उन्होंने एक चीज को छोड़ दिया, जो कि उन्होंने क्लासिकल रियलिज्म ने जिस बात पे स्ट्रेस दिया था, यानी कि जो न्यू रियलिज्म था उन्होंने ह्यूमन को उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जिसका कंसिडरेशन क्लासिकल रियलिज्म ने किया। और ये जो था ना, मेल जो पूरी तरह से निगेट करना ह्यूमन नेचर को, इसकी बात जो है ना, इसकी कमी न्यू क्लासिकल रियलिज्म को खली। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, आप तो ह्यूमन नेचर को कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हो, आप सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान में रख रहे हो। अच्छा, स्ट्रक्चर में भी ना उन्होंने एक और बात कही कि स्ट्रक्चर जो है ना हमारा क्या होता है, अनार्कियल नहीं होता। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट दैट अनार्कियल। उन्होंने कहा ये इसमें हायरार्की भी होती है, क्योंकि जब उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की तो उन्होंने दो लेवल की बात की, एक तो होता है इंटरनेशनल लेवल और एक होता है डोमेस्टिक लेवल। उन्होंने कहा कि इट्स ओके दैट इंटरनेशनल लेवल इज बेस्ड अपॉन एनार्की, यानी कि इंटरनेशनल का नेचर कैसा है, अनार्कियल होता है। पर जो डोमेस्टिक लेवल है वो क्या होता है, ये हायरार्की पर बेस्ड होता है, यानी कि देयर इज अ सम सिस्टम, कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, ये जो हायरार्की होती है ना, ये डोमेस्टिक लेवल पर देखने को मिलती है। और ये जो यूनिट होते हैं यानी कि स्ट्रक्चर, ये सब यूनिट होते हैं, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी कि इनकी कैपेबिलिटीज होती है ना, इनके कैपेबिलिटीज के अनुसार इनके पावर, इनके एक्शन, इन फंक्शन को क्या किया जाता है, इसके सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो तीन टर्म्स जो आपको याद रखनी है और भी एड अप करने के लिए, प्लीज ऐड ऑन योर नोट्स। इन्होंने स्ट्रक्चर की बात की, प्लस यूनिट की बात की, प्लस हर यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो यूनिट होते हैं ना उनकी कोई पावर नहीं है,
हर यूनिट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ के अनुसार उनको पावर का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्लस में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब पावर मिल गया तो ये जो है ना, ये क्या करते हैं, हायरार्की मेंटेन करते हैं, यानी कि आईआर यानी कि इंटरनेशनल लेवल क्या है, अनार्कियल है, बट जो हमारा डोमेस्टिक लेवल है वो क्या है, हायरार्कियल है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ द थियरी ऑफ द पार्ट ऑफ द रियलिज्म विच इज बेस्ड, विच टॉक अबाउट द हायरार्की, विच टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी. So please keep in mind these 3 points that may be asked in the exam. Now जब ह्यूमन नेचर की कमी न्यू रियलिज्म ने, ओके थोड़ी सी और जो है ना हम डिस्कस करते हैं न्यू रियलिज्म की, तब हम आएंगे न्यू क्लासिकल रियलिज्म पे. तो न्यू वही है, बस मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया है. आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर उसमें यूनिट्स और पार्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. इंटरनेशनल लेवल कैसा होता है, अनार्कियल होता है. डोमेस्टिक लेवल हायरार्की होती है. देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज और यूनिट्स को पावर फंक्शन असाइन किए जाते हैं. वही जो मैंने पॉइंट्स आपको बताई है, जस्ट वही है. ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद रियलिज्म के ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद न्यू क्लासिकल रियलिज्म ने इन दोनों थियरी, यानी कि इन दोनों थियरी को अब एक में मिलाने की, यानी इन दोनों थियरी की कमियों को पूरा करने की, जो क्लासिकल रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म ने बात की, इन दोनों को मिक्स करने की बात की. और ये किसने कहा, बहुत सारे थिंकर्स हैं. अगर आप यूट्यूब पे या फिर अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे थिंकर्स मिल जाएंगे. बट जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स और उसकी बुक पूछी जाती है वो है फरीद जकारिया, हु इज़ फ्रॉम बिलोंग्स टू इंडो अमेरिका. सो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन नेचर और जो स्ट्रक्चर है, बोथ आर कंपोज्ड एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन. और इन्होंने, इनकी एक बुक है जो कि जनरली पूछी जाती है, वेल्थ टू पावर, जो आप ध्यान रखोगे कि इट्स रिटन बाय द फरीद जकारिया. नाउ जब ये सब बातें हो जाती है तो इस तरीके से रियलिज्म जो है ना वो अपनी बातों को रखता है, अपने ब्रांचेस को रखता है. नेक्स्ट यूनिट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, PYQ करेंगे, जो कि सोनली बेस्ड होगा थियरी पे. और आशा करती हूँ आपको कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, बिकॉज मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको पढ़ाया है. क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे तो ये आपको टू द पॉइंट, जब आप इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप बुक को रेफर करोगे, इट विल बी सो ल्यूसिड टू यू. सो आई होप दैट विल बी सो ईजी टू रीड अ बुक, गो थ्रू द बुक विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. बिकॉज अगर आप थियरी को ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि मैंने आपके फाउंडेशन, आपकी ओरिजिन सबको क्लियर किया है. So if you found any difficulty, please write on the comment box. We will try to reach out to you as soon as possible. Bye bye. Take care. In the next time, we will try to cover PYQ. So be with us. Have a good day.